हेलो एवरीवन। आईसीआर टेक्नीशियन से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कुछ आपके कॉमन डाउट्स थे डीबी प्रोसेस के बारे में, उन सभी को क्लियरफाई किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपका एक डाउट आ रहा है कि जो डीबी के दौरान कुछ एस्पिरेंट का जो इंटरव्यू प्रोसेस कराया जा रहा है, ठीक है, इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और भी कुछ डाउट्स हैं, उन सभी को क्लियरफाई करेंगे और साथ में कुछ जानकारी है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा, ठीक है। तो समझिए इसको ध्यान से थोड़ा सा। तो इस बार जो ये टेक्नीशियन का जो आपके पास रिक्रूटमेंट हो रहा है आईसीआर वाला, तो इसके अंतर्गत आपके पास अलग अलग कैटेगरीज आती है। अब देखिए इनको समझिए थोड़ा सा। अब इसमें जो पोस्ट है आपके पास टेक्नीशियन वाली, ये T1 वाली पोस्ट है, ठीक है। ये स्टार्टिंग के पोस्ट है इसमें, ठीक है। टेक्निकल कैटेगरी के बारे में बात करूँ, अब इससे आगे फर्दर ये प्रमोशन होकर यहाँ पे बनता है। तो अब ये अलग अलग कैटेगरी, जो कैटेगरी 1 है इसके अंतर्गत आती है आपके पास टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन, आपके पास ये दोनों है, कैटेगरी 1 के अंतर्गत आती है। अब फिर कैटेगरी 2 के अंतर्गत आपके पास टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर। अब ये सब जो है अलग अलग हैं, अलग अलग कैटेगरीज, ये प्रमोशन होके बनते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रेड पे दिया हुआ है ये प्रीवियस वाला है, ठीक है। ये आपके पास इसका नोटिफिकेशन हो, पुराने वाला जो मैनुअल है वहाँ से आप देख सकते हो ये सभी जानकारी इसके बारे में। तो ये पहले का आपके पास ग्रेड पे है, अभी चेंजेस हो चुके हैं इसमें, तो अभी फ़िलहाल का जो ग्रेड पे है वही एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। तो इसमें जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, अब इससे प्रमोशन होके आगे जो बनता है वो सीनियर टेक्नीशियन बनता है। अब उसके बारे में देखिए कि कितने ईयर्स का आपके पास कैसे कितने साल बाद आपका सीनियर टेक्नीशियन बनता है। तो देखिए यहाँ पे 5 साल का आपके पास पीरियड रहता है जिसमें आपके पास यहाँ पे प्रमोशन हो जाते हैं। 2 साल का आपके पास प्रोबेशन पीरियड रहता है ट्रेनिंग के दौरान। तो उसके बाद में फर्दर 3 साल के बाद में आपका यहाँ पे प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। तो 2 और 3 5 साल, तो पहला प्रमोशन होता है इसमें टेक्नीशियन से सीनियर टेक्नीशियन, आपके पास 5 साल में हो जाएगा इस तरीके से। और बाकी के फर्दर जो आपके पास प्रमोशन है वो भी 5-5 साल के अंतर्गत है। तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखो। टेक्नीशियन वुड बी कंटिन्यू टू रेगुलेटेड असेसमेंट फ्रॉम द टेक्नीशियन टू सीनियर टेक्नीशियन आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ द सर्विस एज ए प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसका जो ऑफिशियल मैनुअल है उसमें भी ये सब जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक जानकारी तो ये हो गई। अब आगे समझिए कुछ आपके डाउट्स क्या क्या हैं। कि देखो, एक आपका डाउट ये है कि 1291 कैंडिडेट का अब तक हो चुका है, ठीक है, जो डीबी की प्रोसेस है, और इसमें इनका जो रैंक है ये 1257 है, तो इनका डीबी अभी तक नहीं हुआ है। तो इसका क्या रीज़न है? और भी आपका कई मैसेज इससे रिगार्डिंग थे, तो इसको समझिए। अब इसमें जो 1.5 गुना जो कैंडिडेट बुलाए हैं, 1.5 गुना का मतलब जो 2600 टोटल कैंडिडेट हैं, और टोटल में से मैं यदि आधा करता हूँ तो 1300 लगभग कैंडिडेट आ जाते हैं। तो ये वैकेंसीज़ का जो 1.5 गुना है, तो ये कि जो कैंडिडेट हैं ये वैकेंसीज वाइज हैं और कैटेगरी वाइज भी हैं। तो अब इसमें आप डायरेक्ट उसका 1.5 गुना नहीं कर सकते जो रैंक है आपके पास। तो जैसे इनका 1257 रैंक है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ सकते आप। अब ये इनका कैटेगरी पे डिपेंड करेगा। अगर कैटेगरी में कुछ कैंडिडेट का जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका रैंक तो आपके पास इससे भी बहुत नीचे होगा, उनका भी नंबर आया है इसमें, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है कि आप इसमें 1291 का हुआ है तो 1257 आपका रैंक है तो इसमें आपको डीबी के लिए बुला लिया है, ऐसा नहीं है। देखो, जो भी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसमें जितनी वैकेंसीज़ है, ठीक है, तो जितनी वैकेंसीज़ है उसका 1.5 गुना करना है आपको। तो उसके अंतर्गत आप आ रहे हो तो उसका आपको फेज 1 में बुला लिया जाएगा अभी तक जो हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई किस तरीके से ये हो रहा है। तो अब आगे देखो, इंटरव्यू के बारे में आपके बहुत कॉमन डाउट्स आ रहे हैं कि किस तरीके से क्या इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू कंपलसरी है या किस तरीके से होगा। तो देखो, इंटरव्यू लिया जा रहा है। देखो, इसमें एक चीज़ है, इंटरव्यू, देखो इसमें प्रोसेस में इंटरव्यू नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रोसेस में बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसेस में केवल आपका जो CBT है जो पहले हो चुका है उसके बेसिस पे ही आपको फाइनल सिलेक्शन होना है, और मेरिट भी उस हिसाब से बननी है, ठीक है। इंटरव्यू का कोई रोल नहीं है, कोई मार्क्स भी नहीं है इसमें, और प्रोसेस में है भी नहीं कोई इंटरव्यू। लेकिन इसमें डीबी के दौरान आपसे बेसिक क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और सभी एस्पिरेंट से भी किए जा सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल एस्पिरेंट से भी किए जा सकते हैं। जैसे कि 30, मान लो किसी दिन 40 एस्पिरेंट का आपके पास डीबी होना है, ठीक है, पर्टिकुलर डेट्स में। तो इसमें से हो सकता है वो 10 जो कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू कर लें, 40 के 40 कैंडिडेट का भी इंटरव्यू कर लें, 5 कैंडिडेट का इंटरव्यू कर लें, ये उनके ऊपर है, क्योंकि ऑफिशियली तो है नहीं इंटरव्यू की, इंटरव्यू इस प्रोसेस में है। पहली बात तो ये क्लेरिफाई कर लो आप, ठीक है। तो इसमें इंटरव्यू नहीं है पहली बात, और यदि इंटरव्यू हो भी रहा है आपका
तो उसके मार्क्स उसमें जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो उसका बेसिस कुछ है नहीं, लेकिन इंटरव्यू आपसे कुछ पूछ रहे हैं, वो जो डीबी के दौरान आपसे कुछ पूछ रहे हैं, तो उनका आपको बाकायदा जो आपको आता है उचित आंसर देना है और उसका सही तरीके से आंसर देना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो इंटरव्यू में नहीं है प्रोसेस में और वो कुछ पूछ रहे हैं, आपको जवाब नहीं देना है। जितना आपको आता है उतना जवाब जरूर देना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लेरिफाई हो गई। दूसरी चीज़ कि जैसे कि एक एस्पिरेंट का कह रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू लिया गया, तो अब इसमें देखो इंटरव्यू किस तरीके से वो ले रहे हैं, किन किन कैंडिडेट का ले रहे हैं, ज़्यादातर में चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं उसको समझो। देखो सबसे पहले वो आपसे आपका बायोमेट्रिक कराएंगे। तो बायोमेट्रिक कराने के बाद में कुछ यदि किसी डॉक्यूमेंट्स में आपके कुछ प्रॉब्लम है, पहली बात तो समझ लो कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, किस तरीके का उन्हें कुछ लगता है मिसमैच टाइप का, या फिर कुछ भी उनको थोड़ा सा भी डाउट रहता है कि हाँ आप कुछ भी जैसे कि फ़ोटो से रिलेटेड ले लो, थंब इम्प्रेशन से रिलेटेड ले लो, या फिर कुछ जानकारी से रिलेटेड ले लो, या फिर आपके पास कुछ भी प्रोसेस पे उनको लगता है कि हाँ कुछ भी उनको डाउट रहता है, तो उस कैंडिडेट का वो फॉरवर्ड कर देते हैं कि हाँ इनका इंटरव्यू ले लो उस तरीके से। तो वो क्लियरली वेरीफाई करने के लिए कि आप ही जेन्यून कैंडिडेट हो। तो जो मेन पर्पज़ है वो इंटरव्यू का लेने का, वो यहाँ पे एक ही चीज़ है, उनको डिटरमाइन करना है कि हाँ आप ही जेन्यून कैंडिडेट हो जो यहाँ पे क्वालिफाई किया, जो डीबी की प्रोसेस करा रहा है। पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज़ वो पूछेंगे क्या आपसे इंटरव्यू में, एक चीज़ ये भी है। तो देखो यदि किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू हो भी रहा है तो पूछेंगे क्या आपसे, आपकी बेसिक डिटेल्स पूछेंगे सबसे पहले तो आपसे जो बायोमेट्रिक हो रहा है वहीं पे, या फिर उसके बाद में आपसे इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं। तो पहला तो यही पूछ रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन सा था, सबसे पहले जो टीयर 1 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, जो क्योंकि एग्ज़ाम तो आपने ही दिया है खुद ने, तो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आता है कि बहुत सारी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं हम, तो उस बीच में क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पहले हुआ है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है हमारे दिमाग में कि कौन सा एग्ज़ाम सेंटर था। तो उसको थोड़ा सा अपना जो एडमिट कार्ड आपके पास होगा, क्योंकि लेके जाना है वो, तो उसमें अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लो कि कौन सा आपका एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। और इसके बाद में ये भी पूछ रहे हैं वो कि एग्ज़ाम में आपका जो हुआ था उसमें कितने सब्जेक्ट थे, कितने क्वेश्चन आए थे, कितने कौन कौन सी सब्जेक्ट थी आपके पास, क्वांट सेक्शन था, या फिर आपके पास साइंस के कितने क्वेश्चन थे, सोशल साइंस के कितने क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, क्या पैटर्न था, कितने नंबर का क्वेश्चन था। तो ये क्योंकि आप एग्ज़ाम दे के आए हो तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, और पता रहती है। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें बहुत पुरानी हो जाती हैं तो ध्यान से निकल जाती है, तो उसको थोड़ा क्लियरिफाई कर लो, देख लो एक बार दोबारा उनको यदि ध्यान में नहीं है तो, कि कौन सा आपका एग्ज़ाम सेंटर था और किस तरीके क्या पैटर्न था, कितने क्वेश्चन थे, कितने क्या आया था आपका, ठीक है। और इसके बाद में अपना जो बेसिक डिटेल्स हैं आपकी मार्कशीट वगैरह में, कौन से 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया है, ये सब चीज़ें तो पता रहती है, लेकिन एक बार कुछ कितने मार्क्स थे, किस में क्या क्या है, तो ऐसा कुछ बेसिक सा वो कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में साथ में इतना तो ये बेसिक डिटेल्स हैं, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, इतना पूछते हैं। उसके बाद में जिस भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन के बाद में किस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेदर आपने बीएससी किया है, ठीक है, बीएससी में आपका उनके पास क्योंकि पूरा डाटा है आपके पास, वहाँ लेके जाओगे उनके पास मार्कशीट है आपके पास, तो मार्कशीट में कौन कौन से किसी सब्जेक्ट में आपने अच्छे मार्क्स हैं तो उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बीएससी में आपने आपके पास फिजिक्स में अच्छा स्कोर किया तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूछ सकते हैं, ठीक है, गति के नियम पूछ सकते हैं, तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे बेसिक। तो अब इस तरीके का जो इंटरव्यू होता है तो उसमें आप प्रिपेयर कुछ नहीं करके जा सकते, ठीक है। तो आपको प्रीवियस इतना कर सकते हो कि जो बेसिक से डिटेल्स हैं आपकी, जो जानकारी है आपको, उनको थोड़ा सा आपको रेडी रखना है, तो उनमें कुछ गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। और बाकी तो जो बेसिक आपको पहले, क्योंकि आप ग्रेजुएशन किए हुए हो तो आपको जितना आता है उतना बताइए, आप नहीं आता तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बताओगे तो कुछ आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे या फिर कुछ ऐसा नोट कर लेंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक चीज़, और किसी ने बीटेक किया हुआ है, कुछ टेक्निकल डिग्री की हुई है तो उससे टेक्निकल के कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। बीटेक में आपके पास ये मशीन कैसे वर्क करती है आपके पास एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, तो ये कुछ ही एस्पिरेंट से पूछेंगे, बाकी सबसे नहीं पूछ रहे। तो ये चीज़ें क्लियरफाई कर लो। ये तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही हैं। अब देखो
अब ये देखो 14 तारीख को इनका आफ्टरनून शिफ्ट में था, तो इसमें से केवल 5 एस्पिरेंट का ही 5 स्टूडेंट का ही यहाँ पे इंटरव्यू लिया। अब बाकी जो कैंडिडेट थे उनका नहीं लिया। तो एक चीज़ तो समझ लो कि सबका नहीं हो रहा, बाकी कुछ एस्पिरेंट का हो रहा है, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, जितना आ रहा है उतना बताओ, नहीं आ रहा तो उसके हिसाब से बोल दो पोलाइटली कि हाँ मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, इस तरीके से। तो उसका थोड़ा सा आप देख लो जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका। देखो सबसे पहले पूछेंगे ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किया है, और उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेंगे। तो चीज़ें समझ पाए हो, अभी इनका हो चुका है ये सब चीज़ें। तो इनसे पूछे क्या कि ग्रेजुएशन किस में किया, तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन आप करके आए हो वहाँ पे, तो आपसे वो पूछेंगे कि क्या, हाँ कैसे ग्रेजुएशन किया, क्या सब्जेक्ट थे उसमें, फाइनल ईयर में कैसा क्या पढ़ा था, कौन से सब्जेक्ट थे, उस क्वेश्चन उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन को याद आ रहा होगा तो उस क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जितना आपको आता है उतना बता सकते हो आप। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। तो इंटरव्यू से रिलेटेड कोई डाउट अब आई थिंक आपका नहीं रहेगा इसमें। तो इंटरव्यू के लिए कोई परेशान नहीं होना है, जितना आपके पास है डाटा उसको थोड़ा सा देख लो, क्या कहाँ एग्ज़ाम हुआ था, कहाँ कौन सा एडमिट कार्ड है, किस तरीके से कौन सा सेंटर था, वो सब चीज़ें वो देख लो, ठीक है। और यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी किसी कैंडिडेट का ही हो रहा है, बाकी सबका तो हो भी नहीं रहा इंटरव्यू, पहली बात। एक चीज़ कि रेलवे ग्रुप डी और आईसीआर टेक्नीशियन T1 में कौन सा अच्छा है। अब ये देखो, ये डिपेंड करेगा कि आपके पर्सपेक्टिव पे कि आपको कौन सी जॉब चाहिए। तो जिसमें ज्वाइनिंग पहले मिलता है वो ज्वाइन करो आप। और इसके बाद में साथ में अगर वैसे बात करें सैलरी वाइज, तो आईसीआर टेक्नीशियन T1 में ज़्यादा सैलरी है। ये लेवल 3 की पोस्ट है, ये लेवल 1 की पोस्ट है। और रेलवे का आपको ज़्यादा टैग लगवाना है, तो रेलवे में आपके लिए ग्रुप डी वाली पोस्ट ठीक रह सकती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो काम के हिसाब से, वर्क प्रोफाइल के हिसाब से, और थोड़ा सा रेपुटेशन के हिसाब से, सब तरीके से देखा जाए आईसीआर टेक्नीशियन T1 बेस्ट, ठीक है। तो और बाकी आपका पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है, और जिसमें आपको पहले ज्वाइनिंग मिले उसको ज्वाइन करो, ठीक है। बाकी इसके बारे में आप खुद सोचना है कि किस तरीके से आप किस रेस्पेक्ट में इस चीज़ को देख रहे हो। सैलरी वाइज देख रहे हो तो सैलरी तो आपको यहाँ आईसीआर टेक्नीशियन T1 में ज़्यादा मिलेगा ग्रुप डी के कंपैरिजन में। ये तो लेवल 1 का ही पोस्ट है, ये आपके पास लेवल 3 का पोस्ट है। स्टार्टिंग से सैलरी यहाँ पे ज़्यादा है। और काम का भी देखो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका ऑफिस वर्क टाइप का ही रहता है, यहाँ पे फील्ड वर्क भी रहता है आपके पास ग्रुप डी में। तो उस तरीके से भी आपके पास टेक्नीशियन T1 वाला पोस्ट है। लेकिन आपको एक टैग लगवाना है रेलवे का, रेलवे में आप काम करते हो, रेलवे कर्मचारी हो, तो उस तरीके से तो आपको फिर रेलवे ग्रुप डी बेटर लगेगा। तो बाकी आपका पॉइंट वो होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो आई थिंक अभी इसमें अब सभी मैंने पॉइंट जो आपके कुछ कॉमन डाउट्स थे वो कवर कर लिए हैं। तो जिनका डीबी हो गया है बहुत अच्छी बात है, और जिनका डीबी अभी होना है तो उनको भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।